Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Today we discuss about the chapter number 11, Companies Incorporated Outside India. This chapter is all about foreign company, means a company which is incorporated or registered outside the India, like America, Japan, and Dubai. They are registered, so we call it foreign company. So let's understand what their laws behind the incorporated companies incorporated outside India. So let's start. इस चैप्टर में हम लोग सेक्शन नंबर 379 से लेकर के 393A तक पढ़ेंगे, जो कि कंपनीज रूल 2014 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेन कंपनी में सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 ऑफ सब सेक्शन नंबर 42 में। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conduct any business activity in India in any other manner. कहने का मतलब है कि फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी या फिर ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है आउटसाइड इंडिया, बट जो बिजनेस का प्लेस है वो इंडिया में है, या फिर वो कंपनी खुद आकर के काम करवा रही है इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस में, या फिर किसी एजेंट के थ्रू, या फिर फिजिकली यहाँ पर कोई भी कंपनी बना दी है, फिजिकली यहाँ पे आकर के काम कर रहे हैं, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से यहाँ पर इंडिया में इनका प्लेस बना रखा हुआ है, और जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है वो इंडिया में हो रही है किसी भी मैनर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। बट ये दो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और बिजनेस एक्टिविटी और इन इंडिया, ऐसा होना चाहिए। ओके, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड का बात किया था कि अगर नेटफ्लिक्स के थ्रू हम लोग अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस बनाए हैं तो वो हमारा फॉरेन कंपनी होगा। बट इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड को डिटेल में डिफाइन किया गया है इस लॉ में। कंपनीज रूल 2014 में बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड जो कि इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड पर कैरी आउट किया गया है, जिसका मेन सर्वर इंडिया में इंस्टॉल हुआ है। जैसे गुजरात में इसका इलेक्ट्रॉनिक मोड सेट एक कंपनी का इंस्टॉल किया गया है, और इसमें और भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में चीज़ें आ सकती हैं, बट इसमें लिमिटेशन नहीं लगाई है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये चीज़ें आ सकती हैं और दूसरा नहीं आ सकता है, दूसरा कंपनी नहीं आ सकता। किसी भी कंपनी पे इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई हैं, कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगा रखी हुई हैं। तो उसमें कौन कौन से बिजनेस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएंगे, तो सबसे पहले है कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B बिजनेस या फिर B2C बिजनेस। अगर कोई भी कंपनी B2B बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रही है, B2C कंपनी हो गया, या फिर डेटा इंटरचेंज का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूड करेंगे। ओके, अभी हम लोग डिपॉजिट की बात करेंगे। डिपॉजिट यानी कि जो कि पब्लिक के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है। अगर कोई कंपनी है जो कि फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में आकर के डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है, या फिर डिपॉजिट को बोले इनवाइट कर रही है पब्लिक से, या फिर ऑफर कर रही है एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट, या फिर कोई भी सिक्योरिटीज़ में सब्सक्रिप्शन करवाया जा रहा है, सिक्योरिटीज़ इशू करके सब्सक्रिप्शन करवाया जा रहा है इंडिया में, या फिर इंडियन के सिटीजन के थ्रू इंडियन सिटीजन से पैसे मांगे जा रहे हैं, इंडिया में पैसे मांगे जा रहे हैं सिक्योरिटीज़ इशू करके, उनका सब्सक्रिप्शन दिलवा करके, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूड करेंगे। ओके, फिर फाइनेंशियल सेटलमेंट की बात आ जाती है। फाइनेंशियल सेटलमेंट यानी कि जहाँ पर टू पीपल्स टू कंपनीज के बीच में फाइनेंशियल सेटलमेंट होता है,
और वेब बेस्ड मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में मार्केटिंग कर रहे हैं, गूगल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और दूसरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मार्केटिंग करवा रहे हैं, वेब बेस्ड मार्केटिंग करवा रहे हैं। या फिर हम लोग कोई भी एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं इंडिया में आकर के, ट्रांजेक्शनल सर्विस दे रहे हैं, तो वो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएगा। डेटाबेस सर्विस दे रहे हैं, यानी कि कस्टमर क्लाइंट को एक डेटाबेस प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो भी प्रोसेस इंक्लूड हो रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, तो उसको भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा रहा है, तो भी उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूड करेंगे। कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज जैसे टेली मार्केटिंग हमारा हो गया, और इधर टेली कम्यूटिंग हो गया, टेली मेडिसिन हो गया, एजुकेशन फील्ड में हो गया, इंफॉर्मेशन रिसर्च की बात आ गई, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूड करेंगे। और जितने भी डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड डेटा हैं, यानी कि जितने भी रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, उनको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो ओवरऑल ये 5 जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूड किए जाएंगे। बट कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग जिस मोड में कर रहे हैं ये सारी सर्विसेज, उसके कुछ मोड दिए गए हुए हैं। जैसे कि ईमेल की बात आ गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम कोई भी मेल कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का कर रहे हैं, यानी कि डेटा स्टोरेज की बात आ गई इधर, और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की बात आ गई, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन हो गया, और अदरवाइज कोई भी डेटा हो गया, तो उसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंक्लूड करते हैं। ये सारा डिवाइस यूज़ करके, मोड यूज़ करके हम लोग इन सारे बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज और डेटा इंटरचेंज, डेटा सप्लाई ट्रांजैक्शंस, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अभी हम लोग सेक्शन नंबर 379 की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे कि फॉरेन कंपनी पे कौन कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल हैं जो कि इंडियन कंपनी लॉ में दिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले इधर सेक्शन नंबर 380 से लेकर के 386 तक ये सेक्शन इंक्लूड होंगे। एप्लीकेबिलिटी यहाँ फॉरेन कंपनी के ऊपर आ जाएगी। 392 और 393 भी फॉरेन कंपनीज के ऊपर आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट ऑल कंपनीज फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, यानी कि जो भी डेटा रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो अप्लाई हो रहे हैं इंडियन कंपनी पे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई होंगे। यानी कि जो भी कॉम्प्लायंसेस यूज़ किए जा रहे हैं इंडियन कंपनी पे, वो फॉरेन कंपनी के ऊपर भी इंक्लूड करवाए जाएंगे, अप्लीकेबल करवाए जाएंगे, जिसमें मेनली जो बताया हम लोगों ने 382 386 तक ये सेक्शन अप्लीकेबल होंगे, और 393 और 392 भी इंक्लूड होगा। अभी इधर अप्लीकेबिलिटी की बात कर दिए तो पेड अप शेयर कैपिटल का क्या रिक्वायरमेंट होगा फॉरेन कंपनी के लिए, यानी कि अगर इंडिया में आकर के बिजनेस कर रहा है कोई भी फॉरेन कंपनी, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे ही बनाया हुआ है, तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल कैसा होगा। अगर 50% से ज़्यादा या फिर 50% से कम नहीं, कोई भी इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस में, या फिर इक्विटी पार्टली में ले लिया या पार्टली प्रेफरेंस में ले लिया, और उसमें किसी भी इंडियन सिटीजन के द्वारा होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर किसी कंपनी में या फिर किसी बॉडी कॉरपोरेट ने जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हैं, या फिर एक से ज़्यादा सिटीजन जो कि इंडिया के हैं, या फिर एक से ज़्यादा कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट जो कि इंडिया में है, वो उन्होंने क्या किया हुआ 50% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा हुआ है, या फिर सिंगली या फिर एग्रीगेट लेवल पर, यानी कि पूरा मिला जुला करके, यानी कि एग्रीगेट लेवल पर अगर कोई भी किसी भी कंपनी ने 51% उस फॉरेन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा हुआ है,
तो उस केस में क्या होगा कि ये सारे प्रोविज़न और कॉम्प्लायंसेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगे चैप्टर नंबर 22 में, जो कि फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है। अभी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट डिलीवर करना होता है रजिस्ट्रार को फॉरेन कंपनी इसके द्वारा, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और क्या कंडीशंस हैं उस डॉक्यूमेंट को लेकर के फॉरेन कंपनी के ऊपर, तो उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक्शन नंबर 380 में। ओके, सेक्शन नंबर 380 में क्या बताया गया है? सेक्शन नंबर 380 में बोला गया है कि अगर जितनी भी फॉरेन कंपनी है 30 डेज के विद इन में, यानी कि विद इन द 30 डेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश करने से पहले विद इन द, यानी कि 30 दिन से पहले अपना सेटअप कर दिया, उसके विद इन द 30 डेज पहले अगर उन्होंने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट दे रखा हुआ है कि हाँ भाई हमको रजिस्ट्रेशन करवाना फॉरेन कंपनी में, तब उसके लिए क्या क्या कंडीशन अप्लीकेबल होंगी। ओके, तो पहला कंडीशन देखने को मिलता है उनको एक सर्टिफाइड कॉपी लगेगा, जो कि चार्टर होता है, स्टैट्यूट होता है, मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल हो गया। तो मेन 2 डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि अदर इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंपनी के चार्टर को लेकर, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के, या फिर डिफाइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी को। तो वो सारे डॉक्यूमेंट डिलीवर करना होता है हमको इंडिया के जो रजिस्ट्रार में, इंडिया के रजिस्ट्रार में। और अगर वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो हमको एक सर्टिफाइड ट्रांसलेट करवा करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाना है। उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट को डिलीवर करना है रजिस्ट्रार के पास में। कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी फॉरेन कंपनी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में इस्टेब्लिश करता है तो उसके विद इन द 30 डेज में हमको डॉक्यूमेंट डिलीवर करना होता है रजिस्ट्रार को। और वह डॉक्यूमेंट हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, चार्टर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी हो गया, या फिर कोई दूसरा अदर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जो कि उस फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल था आउटसाइड इंडिया में जब भी वो बाहर था। तो अगर वो डॉक्यूमेंट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, उधर किसी दूसरी लैंग्वेज में है, जापानीज़ लैंग्वेज में वो डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ पे यहाँ इंडिया में आने के बाद उस डॉक्यूमेंट को हमको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है सर्टिफाइड ट्रांसलेशन को लेकर के से उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके तब डिलीवर करना होता है हमको। फिर हमको कंपनी का फुल एड्रेस देना पड़ता है कि आपका प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पे है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है कंपनी का इंडिया में, उसका फुल एड्रेस हमको बताना पड़ता है। और जितने भी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, सेक्रेटरी जितने भी कंपनी में हैं, उनके सारे पर्टिकुलर्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको हमको बताना रहता है। यानी लिस्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, फुल एड्रेस हो गया और सर्टिफाइड कॉपीज़ हो गया। तो ये मेनली ये 3 डॉक्यूमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, भेजने रहते हैं हमको रजिस्ट्रार के पास में। अभी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ जो डायरेक्टर की बात की है, इनके कुछ पार्टिकुलर्स दिए हैं, जैसे उनका नेम हो गया, सर नेम हो गया, फॉर्मर नेम और उनके सर नेम फुल नेम में, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस बता दिए, नेशनैलिटी बता दी, अब प्रेजेंट नेशनैलिटी हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, इनकम टैक्स का पैन नंबर हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, मेंबरशिप नंबर हो गया, डायरेक्टरशिप हो गई, उनकी ईमेल आईडी हो गई। तो ये सारे पर्टिकुलर्स को बताना पड़ता है उनको, फॉरेन कंपनी को, रजिस्ट्रार को, फॉरेन कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। फिर इधर नेम एंड एड्रेस बताना पड़ता है। किसका नेम और एड्रेस बताना पड़ेगा? जो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जिन्होंने एथराइज किया हुआ है कंपनी के बिहाफ पर कंपनी को, डॉक्यूमेंट को, यानी कि जो कंपनी का डॉक्यूमेंट डिलीवर कर रहे हैं उनका भी एड्रेस हमको बताना पड़ता है, उनका नेम बताना पड़ता है कि फॉरेन कंपनी के बिहाफ पर जो भी डॉक्यूमेंट को सर्व करने जा रहे हैं कंपनी के रजिस्ट्रार के पास, तो उनका भी नेम और एड्रेस बताना पड़ता है हमको। फुल एड्रेस बताना पड़ता है ऑफिस ऑफ द कंपनी का,
जो कि डीम टू बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो गया। पार्टिकुलर्स बताने पड़ते हैं हमको कि कब इस कंपनी का ओपनिंग हुआ, कब क्लोजिंग हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि अर्लियर ओकेज़न या फिर किसी ओकेज़न पर जो भी कुछ भी इवेंट होने पर अकर हुआ था। डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और द अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज़ बीन कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमको ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि कंपनी के जो डायरेक्टर हैं किसी भी कन्विक्शन में या फिर किसी भी डिबार्ड नहीं किए गए हैं किसी भी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में या फिर मैनेजमेंट इन इंडिया में या फिर किसी अब्रॉड के द्वारा, यानी कि चोर उचक्के भी नहीं होने चाहिए डायरेक्टर में, उनको कन्विक्शन जेल वगैरह में ना गए हुए हो, किसी फ्रॉड में ना लिप्त हुए हो, तो ये इसका भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है हमको। फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन हो गया। अभी इसका समराइजेशन की बात करें तो समराइजेशन में डॉक्यूमेंट हमको डिलीवर करना था रजिस्ट्रार के पास में फॉरेन कंपनी के द्वारा। सर्टिफाइड कॉपी हो गया, एमओए हो गया, एओए हो गया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सॉरी। फिर फुल एड्रेस हमको देना पड़ता था कंपनी का और फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर देने पड़ते थे जहाँ पर उनके कई सारे लिस्ट बताना पड़ता था कि उनका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, और पासपोर्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी वगैरह हो गया, पैन नंबर हो गया, तो ये डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। फिर नेम एंड एड्रेस देना पड़ता था जिसके बिहाफ पर कंपनी का डॉक्यूमेंट डिलीवर किया जा रहा है, और फुल एड्रेस उस कंपनी का देना पड़ता था। फिर पर्टिकुलर्स कब कंपनी का ओपनिंग हुआ, कब क्लोजिंग हुआ, उसका पूरा ओकेज़न, पूरा रीज़न बता के देना पड़ता है हमको। और डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कोई भी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो कोई भी कन्विक्शन में नहीं पाए गए हैं या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन होगा जो कि रेलेवेंट है। फिर इधर फॉर्म एंड प्रोसीजर एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग एप्लीकेशन एंड सबमिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ फॉर्म फिलअप करना होता है फॉरेन कंपनी को, कुछ प्रोसीजर और टाइम क्या है एप्लीकेशन करने का, सबमिशन करने का, तो ये भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करने में हेल्प होता है, यानी कि फॉर्म फिलअप करवाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, इसका पूरा प्रोसीजर देखने को मिलता है। और एप्लीकेशन हो गया, सबमिशन हो गया। सो above information shall be filled within the register within 30 days of establishment of place of business in India। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कर रहे हैं वो 30 डेज़ के विदिन में हमको मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस के इस्टेब्लिश हो गए 30 दिन के अंदर हमको डॉक्यूमेंट डिलीवर करने होते हैं फॉर्म नंबर FC1 में, जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देनी पड़ती है हमको, डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है फर्निश्ड करने के लिए। और एप्लीकेशन सेल भी आल्सो भी सपोर्टेड, और कुछ अटेस्टेड कॉपी भी हमको देना पड़ता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा हो गया। और इफ़ एनी अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड बाई फॉरेन कंपनी टू एस्टैब्लिश द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और डिक्लेरेशन फ्रॉम द अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच फॉरेन कंपनी दैट नो सच अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर कोई भी अप्रूवल दे रखा हुआ है किसी भी अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा फॉरेन कंपनी में, तो वहाँ कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर किसी भी फॉरेन कंपनी को कोई भी अथराइजेशन दिया गया हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वहाँ पर कोई भी अप्रूवल देने को नहीं मिलता है, देना नहीं रहता है कि हाँ इसका भी अप्रूवल हमको देना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में। फिर ऑफिस वेयर डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड एंड फीस फॉर द रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ फीस की रिक्वायरमेंट होती है, और कहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसका भी पूरा डिटेल बताना पड़ता है फॉरेन कंपनी को। अकॉर्डिंग टू कंपनीज any document which any foreign company is required to deliver the registrar shall be delivered to the registrar having jurisdiction over the New Delhi. It shall be accompanied with the prescribed fees. If any foreign company cease to have a place of business in India, it shall forthwith give the notice of the fact to the registrar from the date on which notice is so given. The obligation of company to deliver any document to the registrar shall cease provided it has no other place of business in India। यानी कि जहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो न्यू दिल्ली में हमको सबमिट करना रहता है।
ओके। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना है वो रजिस्ट्रार के पास डिलीवर करना होता है, और शैल बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार, जिसका ज्यूरिसडिक्शन न्यू दिल्ली के ओवर में है। इट शैल बी अकम्पनीड विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड फीस भी जमा करना डॉक्यूमेंट के साथ में, डॉक्यूमेंट का रजिस्टर कराना है। अगर फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं रखने के लिए सीज कर रखा हुआ है तो हमको नोटिस देना पड़ेगा इस फैक्ट के बारे में कि हाँ भाई यहाँ पे सीज हैं, कंपनी यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं रख सकते, तो उस फैक्ट को भी रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। कब से? जिस डेट से नोटिस दिया गया है, और ऑब्लिगेशन जिस दिन से डिलीवर डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, सीज कर दिया गया रजिस्ट्रार के पास, कि रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट देना है कि हाँ भाई इन्होंने इनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं रह सकते, इस प्लेस पे नहीं कर सकते हैं बिजनेस, तो उनको भी उस फैक्ट को भी बताना पड़ता है हमको रजिस्ट्रार को। फिर सेक्शन नंबर 380 ऑफ सब सेक्शन 2 में बोला गया कि एवरी फॉरेन कंपनी एग्जिस्टिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट which has not delivered to the registrar delivered has the registrar the document the particulars it shall continue subject to obligation to deliver those documents particularly in accordance with the Companies Act 1956। तो ऐसा फॉरेन कंपनी जो कि एग्जिस्ट करता है कंपनीज एक्ट 2030 में, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया हुआ था बट उनके ऊपर जो ऑब्लिगेशन लगा था वो 1956 के अकॉर्डिंग लगा था, तो उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्यूमेंट को डिलीवर करेंगे। फॉर्म एंड प्रोसीजर एंड टाइम विद इन विच अल्टरेशन इन डॉक्यूमेंट शैल बी इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी हम लोग अल्टरेशन करवा रहे हैं तो उसको भी हमको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। सेक्शन नंबर 383 में बोला गया है कि प्रोवाइड दैट वेयर एनी अल्टरेशन इज मेड और अकर इन द डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन नंबर 380 द फॉरेन कंपनी शैल विद इन 30 days of such alteration deliver the registrar for registration and return the containing the particular of alteration in the prescribed form. The company has prescribed that written containing the particulars of the alteration shall be filled in the FC2 along with the prescribed fees। कहने का मतलब है अगर कोई भी अल्टरेशन हम लोग डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं तो उस अल्टरेशन के फैक्ट को प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ हमको रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है FC2 में, फॉर्म नंबर FC2 में। और दूसरा जो चौथा पॉइंट था, चौथे पॉइंट में बोला गया था कि अगर कोई भी कंपनी जो कि 2013 में एग्जिस्ट करती है बट उसका जो ऑब्लिगेशन था वो 1956 के अकॉर्डिंग, उन्होंने कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उनको डॉक्यूमेंट का ऑब्लिगेशन था कि डॉक्यूमेंट हम लोग इसके अकॉर्डिंग हमको भेजना था, तो ऐसा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवर उसको भी हमको डिलीवर करना पड़ेगा। और ऑफिस जहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट डिलीवर करना है फीस, यानी कि न्यू दिल्ली में हमको सबमिट करना है प्रिस्क्राइब फीस के साथ में, और फॉरेन कंपनी जहाँ पे सीज हुआ है उसका फैक्ट बताना पड़ता है हमको रजिस्ट्रार के पास। फिर हमको बताया गया कि फॉर्म, प्रोसीजर और टाइम क्या एप्लीकेशन करने का। तो फॉर्म, प्रोसीजर एंड प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन जो भी हम लोग दे रहे हैं 30 डेज़ के अंदर, उसको FC1 में बताना है हमको, फॉर्म नंबर FC1 में। अगर और अटेस्टेड कॉपी देना पड़ेगा अप्रूवल का, अगर कोई मिला हुआ है RBI के थ्रू या फिर फेमा के थ्रू, फेमा एक्ट 1999 हो गया हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको बताना पड़ेगा इस अप्रूवल को रजिस्ट्रार के पास में। और कोई भी अप्रूवल नहीं लगता कि अगर कोई भी अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा अप्रूवल मना कर दिया गया भाई अप्रूवल नहीं देना है, तो वो वहाँ पे अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इधर हम लोगों ने देखा था कि कुछ कंपनीज है जिसको डॉक्यूमेंट सर्व करना है विद इन द 30 डेज विद इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस इन इंडिया विद इन 30 डेज, और उसको डॉक्यूमेंट को सर्व करना है। जैसे सर्टिफाइड कॉपी हो गया हमारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी का फुल एड्रेस देना पड़ता था। और फिर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर के बारे में आ गया, नेम एंड एड्रेस जहाँ पर हम लोग जिसके बिहाफ पर हम लोग डॉक्यूमेंट को सर्व कर रहे थे, फुल एड्रेस ऑफिस ऑफ द कंपनी का हो गया। पार्टिकुलर्स जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात किए थे, डिक्लेरेशन जो भी हम लोग दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट हम लोग देना पड़ता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्यूमेंट हमको सर्व करना है रजिस्ट्रार के पास में फॉरेन कंपनी के द्वारा, जहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड फुल एड्रेस, और जो भी अप्रूवल आरबीआई का हो गया, फेमा को हो गया। अभी हम लोग फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने रहते हैं। वो सब सेक्शन नंबर 381 में इसको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले बोला गया है कि हर एक फॉरेन कंपनी को हर एक कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, पर्टिकुलर्स बताने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करके बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को पास, और इन सब की कॉपीज और डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में। तो ये हो गया मेनली फोकस, पहला पॉइंट में यही बताएगा, बैलेंस शीट भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस भेजना है रजिस्ट्रार के पास में, और जो भी अटेस्टेड कॉपी है डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी अटैच करके देना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में, उसकी कॉपीज को भी। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है एनेक्स करके देना पड़ेगा चैप्टर नंबर 11 के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी हम लोग चैप्टर 11 में अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जो भी पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमको डॉक्यूमेंट को भी सर्व करके देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जो कि रिलेटेड कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी सबमिटेड बाय इट टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अंडर द एप्लीकेबल लॉ, यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में। फाइनेंशियल ईयर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है, और 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक होता है इसका फाइनेंशियल ईयर। और अगर किसी भी फॉरेन कंपनी का अगर इधर ईयर कल हो रहा है तो यहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग उसको हमको करना पड़ेगा ईयर। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट इन केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी रिक्वायरमेंट ऑफ क्लास और एनी सच एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कोई भी एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन कर सकता है फॉरेन कंपनी को के ऊपर, कोई भी लॉस कोई भी रूल्स अप्लीकेबल करवा सकता है। और इफ एनी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट आर नॉट इन इंग्लिश सर्टिफाइड ट्रांसलेशन thereof in the English language shall be annexed। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको सर्टिफाइड लैंग्वेज में हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। एवरी फॉरेन कंपनीज shall send to the registrar along with the document required to be delivered to him a copy of list a prescribed form all places of business established by in the company in India as the balance sheet date। ओके, और फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला गया? फिफ्थ पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट, इधर से क्वेश्चंस आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया कि हर एक फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फिल करेगा रजिस्ट्रार के साथ में, लेकिन कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट भी भेजना पड़ता है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया। रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो भी प्रॉफिट हम लोग भेज रहे हैं इंडिया के बाहर। स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो गया, इसमें डिविडेंड भी इंक्लूड करके रहेगा। तो ये 3 पॉइंट हमको याद रखने पड़ेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, और स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड इंक्लूडिंग द डिविडेंड। इसको भी भेजना रहता है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में। ऑल दीज डॉक्यूमेंट जो कि डिलीवर करना है रजिस्ट्रार के पास में, वो विद इन द 6 मंथ क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भेजना पड़ेगा, जो कि इस डॉक्यूमेंट से रिलेट करते हैं। provided that registrar may for any special reason or on application made in the writing by the foreign company consent extend the said period by a period not exceeding 3 month। यानी कि अगर कोई भी स्पेशल रीज़न हो गया है या फिर कोई कंडीशन आ गई है तो वहाँ पर हमको 3 मंथ के अंदर ये डॉक्यूमेंट को सबमिट करना रहता है। ये स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो गए, तो इसको भेजना हो गया। फिर ऑडिट कराना होता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी का। तो हर एक फॉरेन कंपनी का जो भी अकाउंट्स है इंडियन बिजनेस ऑपरेशन में जो कंडक्ट किया जा रहा है, इसको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, जो कि इंडियन में है या फिर फर्म हो गया या फिर LLP हो गया, इनसे ऑडिट कराना पड़ता है हमको।
और प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 10 भी अप्लीकेबल हो जाते हैं इनके ऊपर, फॉरेन कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हमको फॉरेन कंपनी का जो भी अकाउंट्स है इसका हमको ऑडिट करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, और जो भी डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 6 मंथ के अंदर हमको रजिस्ट्रार के पास बताना पड़ेगा कि कौन से स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गए, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो गए और स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो गए। और फिर हर एक फॉरेन कंपनी को डॉक्यूमेंट डिलीवर करने होते हैं, उसका लिस्ट हो गया, और बिज़नेस जहाँ पे भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं, बैलेंस शीट जहाँ पर भी बना रहे हैं, उन सब का लिस्ट हमको रजिस्ट्रार के पास बताना पड़ेगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको हमको इंग्लिश लैंग्वेज में बताना पड़ता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्पावर है कि कोई भी मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस लगा सकते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर। और कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें डॉक्यूमेंट जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है उसको भी बताना पड़ेगा हमको रजिस्ट्रार के पास में। और डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है एनेक्स करके हमको देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में रजिस्ट्रार के पास में। तो ये सेक्शन नंबर हमारा हो गया 381। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 382 से इस सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।